संतोषी एजुकेशन IAS BCS में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री देखने वाले हैं। ठीक है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, 1885 से लेके 1905 तक देखेंगे। ठीक है, इसे आप फेज़ 1 कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फेज़ 2 भी है, जिसमें आपका मॉडर्न जो है वो आज़ादी से लेके और आज़ादी तक कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट है ये, और ये आपका सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा नाम कृष्णा है। चलिए शुरू करते हैं। बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट से। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है? वो होती है 1885 में होती है। ठीक है, कब होती है दोस्तों? 1885 में हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि इस समय जो भारतीय समाज था ना, उसमें बहुत सारी प्रवृत्तियाँ विद्यमान थी, जैसे कि राजनीतिक चेतना का विकास करना, ये भी बाकी था। प्रेस व शिक्षा का प्रसार करना, इंडियन सिविल सर्विसेज में नियुक्ति की मांग करना, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के से संतोष जो व्याप्त था, मध्य वर्ग का उदय भी इसमें होता है। ठीक है, तो जब इसकी स्थापना होती है उसके पहले बहुत सारे समाज में कुरीतियाँ विद्यमान थी। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे जो राजनीतिक चेतना है या बहुत सारे जो ये राजनीतिक योगदान है उनका उसमें ना होना, समाज में शिक्षा का जो ज्ञान है वो ना होना। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में विद्यमान थी। तो इसके चलते ही INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना होता है 1885 में। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, और गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि बम्बई में है, वहाँ पे 72 प्रतिनिधि मिलकर इसकी यहाँ पे उपस्थित थे और इसमें स्थापना होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जो कि आपका मुंबई में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में जाता है। ये आपका 1 लाइन में पूछा भी जाता है, कई बार इसमें स्टेटमेंट भी देके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो 1885 में क्या होता है कि स्थापना तो हो जाती है, और जो इनका उद्देश्य था वो उस समय जैसे कि नॉर्मल जो चीज़ें हैं वही उद्देश्य था, जैसे कि संवैधानिक सुधार करना और जो ब्रिटिश शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करना। ठीक है, अगर हम नेताओं की बात करें तो दादा भाई नौरोजी हैं, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो उन्होंने दिया था। उसके बाद गोपाल दास कृष्ण गोखले हैं, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहलाते हैं। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। फिरोज शाह मेहता भी थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, और अगर तरीका की बात करें कौन से तरीके के लोग थे इसमें, तो मध्यम वर्ग थे, याचिका, प्रार्थना और निवेदन, ये सारी चीज़ें इसमें मध्यम मार्ग, मतलब ये सारे 4-5 ऑप्शन थे जो इन्होंने इस तरीके को अपनाया ताकि आगे किया जा सके। अगर उपलब्धियों की बात कर लें तो जो कर्जन की नीतियाँ था उनका विरोध किया, राष्ट्रीय चेतना का विकास किया, और शिक्षा व प्रेस की स्वतंत्रता की यहाँ पे मांग होती है। ठीक है, ये कुछ उपलब्धियाँ इनकी अपनी तरफ से रही, जिसके उन्होंने काफ़ी हद तक पा भी लिया है था। उसके बाद देखते हैं स्थापना के बाद क्या होता है। मेन जो थे वो कौन थे? एक तो आपके A.O. ह्यूम थे। ठीक है, A.O. ह्यूम थे, ये आपके A.O. ह्यूम है। यहाँ मैंने एक इमेज का भी उपयोग किया ताकि आप इसको अच्छे से रिकॉल कर पाएँ। और आपको पता है कहाँ होता है अधिवेशन, यानी कि स्थापना 1885 मुंबई में होता है। ठीक है, और अगर अध्यक्ष की बात कर लें तो W.C. बनर्जी अध्यक्ष थे। उद्देश्यों की बात करें फिर से एक बार, तो भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी दिलाना। ठीक है, जो भारतीय थे उनको प्रशासन में उनकी एंट्री दिलाना एक तरह से। ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक तरीकों से दबाव बनाना। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार है उन पर संवैधानिक तरीकों से दबाव बनाना, राष्ट्रीय भावना को संगठित करना। ठीक है, तो ये कुछ उनके उद्देश्य थे। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें जो नेता थे ना, इसमें 2 तरह के नेता थे। एक तो मॉडरेट नेता थे जो कि नरमपंथी नेता के नाम से ज़्यादा, और दूसरे गर्मपंथी हैं। ठीक है, अभी देखते हैं मॉडरेट नेता में कौन कौन से थे। तो मॉडरेट नेता में कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, और फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है, तो ये कहते हैं मॉडरेट थे। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर चित्र प्रयोग किया गया, मतलब ये प्यार के भावना थे, मतलब प्यार से चीज़ों को लेने की बात करते थे। ठीक है, नरमपंथी नेता थे। और इसमें और भी अन्य प्रमुख नेता थे, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, आनंद मोहन बोस, रमेश चंद्र दत्त। तो ये कुछ नेता थे जो कि नरमपंथी विचारधारा के थे। इनका मानना था कि अगर चीज़ों को हमें हासिल करना है तो हम प्यार से ही हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके नहीं हासिल हो सकता है, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज या फिर जो भी उस समय हुकूमत थी वो
काफ़ी शक्तिशाली और हर तरीके से समृद्ध था, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों का मानना था कि हमें जो भी चाहिए वो हमें प्यार से ही मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए बगावत पर नहीं करते थे। लेकिन इसी के विपरीत कुछ ऐसे भी नेता थे जो कि इसका उल्टा समझते थे, जैसे कि कौन कौन थे, ठीक है। तो मैंने विचारधारा उनका बता दिया, बाकी बातें रहते हैं। फिर अभी वो जो गर्मपंथी वाले नेता ना उनको देखेंगे, फिर उनकी विचारधारा को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो विचारधारा को देख लेते हैं। तो क्या होता है, जो मॉडरेट युक्त शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों पर ये लोग बिलीव करते थे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ये लोग प्यार से चीज़ें लेने में बिलीव रखते थे। इनकी विशेषताएं क्या थी कि ये आस्था का मार्ग अपनाते थे, यानी कि फेथ इन ब्रिटिश रूल, यानी कि जो ब्रिटिशों ने रूल बना दिया है वही इनके लिए एक सही है, ऐसा इनका मानना था। वे मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारतीयों का भला कर सकता है, ठीक है। इनको मतलब इनके माइंड में ऐसा था कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीय समाज के भले के बारे में सोचते हैं। संवैधानिक सुधारों की बात करें तो कानून, याचिका, प्रार्थना और आवेदन जैसे इन सब चीज़ों से ये लोग अपनी बात रखने की विचार रखते थे। अहिंसा और चर्चाओं के माध्यम से चीन बनाना ये कुछ गलत है, ठीक है। एनीवे, तो ये अहिंसा और मतलब अहिंसा मतलब हिंसा ना करना और बातचीत के माध्यम से अपना जो है वो काम बनाने की बात करते थे। और इसमें धीरे धीरे सुधार करने की ये लोग उसको वरदान के रूप में देखते थे, ठीक है। इसलिए इन्हें 3Ps ग्रुप कहा गया, ठीक है। इनको 3Ps ग्रुप का है कौन सा, ये तो पेशेंस, प्रेस और प्रोटेस्ट, ठीक है। तो इसलिए इनको 3P के नाम से जानते हैं, इनकी जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, धर्मपंथी नेताओं की। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं इनकी डिमांड क्या थी, ठीक है। जो धर्मपंथी नेता थे इनकी डिमांड क्या थी, एक तो इनकी राजनीतिक मांगें थी, दूसरी इनकी आर्थिक मांगें थी, ठीक है, दूसरी इनकी आर्थिक मांगें थी और चौथी इनकी प्रशासनिक और नागरिक अधिकार, ठीक है। तो हम सभी को एक एक करके देखते हैं अच्छे से, है ना। देखिए, आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आपके लिए एकदम टू द पॉइंट चीज़ें लाना और इसमें रिसर्च करना काफ़ी कुछ एफर्ट लगता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको कैसी चीज़ें लगी। और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बाकी हमने बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे एशियन हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, ठीक है, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सब पे हमने अच्छे से वीडियो कवर किया है, ठीक है। जो कि आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप चैनल पर गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आप एक बार चाहे तो जा सकते देख सकते हैं। बाकी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पहले क्या थी, राजनीतिक मांगे। तो राजनीतिक मांगों में कौन कौन सा था, एक तो विधायिकाओं में भारतीयों की संख्या को बढ़ाना, ठीक है। जो विधायिकाएं मतलब उस समय कानून व्यवस्थाएं थी उसमें भारतीयों की संख्या ना के बराबर थी या बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। तो इनका क्या मानना था कि जो इनकी विधायिकाओं में भारतीयों की संख्या है उनको और बढ़ाया जाए, कार्यकारी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की जाए, बजट पर चर्चा करने का अधिकार भी भारतीयों को दिया जाए और प्रशासन का भारतीयकरण भी किया जाए, ठीक है। मतलब जो प्रशासन था उस समय का 1885 का, तो उस समय जो था उसमें भारतीयों का भी भूमिका बराबर की मात्रा में हो, ठीक है। उसके बाद आर्थिक मांग की बात करें तो भूमि की जो कर में कमी की ये लोग बात करते हैं, नमक कर व आयात निर्यात शुल्क को कम करना, ठीक है, ये भी इनका एक मांग थी। भारतीय उद्योग की सुरक्षा, ठीक है, जो कि ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोकना, ठीक है, जो कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। तो इसे रोकने की ये लोग बात करते हैं। प्रशासनिक मांगों में देखें तो ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पहले ब्रिटेन में होती थी और उसे अब भी भारत में भी कराने की मांग यहाँ पे होती है इनकी। पुलिस न्यायिक सुधार की बात करते हैं ये लोग। अफ्रीका व बर्मा में भारतीयों के प्रति भेदभाव समाप्त करने की भी ये लोग मांगे उठाते हैं। ये किसकी बात हो रही है, नरमपंथी नेताओं की बात हो रही है। अगर नागरिकों के अधिकार की बात कर लें तो प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, भाषण की स्वतंत्रता और जनसभा का अधिकार, ठीक है। तो ये इनकी कुछ नागरिक मांग के थे, ठीक है। तो ये भी चाहते थे कि ये सब मिले, तो ये सब हमने नरमपंथियों की चीज़ों कवर कर लिया है, ठीक है। अगर बात करें इनकी आलोचना क्यों होती है, ठीक है, इनकी आलोचना भी होती है, तो देख लेते हैं एक बार थोड़ा जो इम्पोर्टेंट वही है। जो मॉडरेट की आर्थिक आलोचना क्या थी कि जो मॉडरेट ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना भी देखने को मिलती है। इसमें 3 प्रमुख चिंताएं हुआ करती थी, जैसे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, जो कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसमें क्या था, भारत की जो संपत्ति थी वो ब्रिटेन ले जाई जा रही थी, ठीक है। फिर भी ये लोग कहते थे नहीं, आप जो मर्जी हो चाहे ले जाइए, हम आपसे प्यार से ही, निवेदन से ही बात करेंगे। तो इस तरह से इनकी आलोचनाएँ भी हुई।
कर, राजस्व, खजाना, वेतन, ब्याज, ये सब विदेश भेजे जाते थे। ठीक है, जो ये आइडिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो था इनका अंग्रेजों का, तो इसके माध्यम से जो और भी चीज़ें भारत में होती थी जैसे कि राजस्व, कर, खजाना, ब्याज, वेतन, ब्याज वगैरह, ये सब वो अपने विदेश भेजा करते थे। ठीक है, उसके बाद रमेश चंद्र दत्त की बात करें तो ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति की आलोचना भी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त ये ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति की काफ़ी आलोचना भी करते हैं। ठीक है, उनका मानना क्या उनको ये ऐसा था भी कि जो किसान थे उनसे काफ़ी ज़्यादा राजस्व वसूल किया जाता था। ठीक है, सूर्य अस्त का सिद्धांत जो था वो भी उस समय काफ़ी चर्चा में था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो किसान थे उनको सूर्य के अस्त से पहले अपना कर्ज जमा करना पड़ता था। अब भाई मान लो रास्ते में जा रहा है कोई किसान, मतलब कोई दिक्कत आ गई या फिर बैलगाड़ी या जो भी है होगा उसका साधन निकालने जाने का कोई टेक्निकल इशू आ गया तो सूर्य उगने के बाद उस पर दुगना तिगुना कर लगाया जाता था। तो ऐसी नहीं कि ये चीज़ें ऐसी, ठीक है, तो इसलिए किसानों पर पड़ता बोझ वगैरह ये सब इसकी एक आलोचना है कहीं ना कहीं। उद्योगों व्यापार को बर्बादी हुई इसमें, भारतीय उद्योगों को कुचलने वाली नीतियाँ इसमें देखने को मिलती हैं। ये आर्थिक आलोचनाओं के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की जो वैचारिक नींव है ये बन जाती है। ठीक है, तो ये सब जब ये सब होता है, मांगे होती हैं, वो मांगे पूरी नहीं होती हैं, फिर उनकी आलोचनाएं शुरू हो जाती हैं। फिर जो आलोचनाएं होती हैं उसके बाद जो समाज में एक चर्चा उठती है जिसमें कि इनका जो राष्ट्रीय वैचारिक नींव है, यानी कि जो लोगों के प्रति अंग्रेजों के लिए जो नरमपंथी थे उनके पर अंदर क्या होता है, थोड़ा मतभेद आ जाता है कि नहीं ये तो हमारे लिए हम सब अच्छा समझते थे और ये हमारा क्या बोलते हैं नुकसान ही करना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से विचार आने लगे और फिर धीरे धीरे आगे चल के यही एक इसमें बदलता है आंदोलन में। उसके बाद मॉडरेट की जो सफलताएं हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, अगर किसी ने कोई भी चीज़ हो उसका नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होता है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि सब कुछ लॉस ही किया है, जो नरमपंथी थे इन्होंने सफलता भी पाई है। ठीक है, सफलता पाई है तो क्या क्या पाई है, एक तो राष्ट्रीयता का विकास हुआ। ठीक है, राष्ट्रीयता का विकास होता है, इनके माध्यम से क्या होता है राष्ट्रीय जो राष्ट्रीयपन है उसका विकास होता है। भारत के विभिन्न भागों को जोड़ने में अग्रणी ये होते हैं। ठीक है, अखिल भारतीय पहचान का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब ये जो समाज के अलग अलग ग्रुप और समूह थे उनको ये आपस में जोड़ने में या संगठन बनाने में सफल होते हैं। ठीक है, और भारतीय पहचान को और आगे उजागर करते हैं। उसके बाद दूसरा बात करें तो संवैधानिक सुधारों का आधार भी देखने को मिलता है, जैसे ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ता है इन सब चीज़ों से, और आगे चलकर 1909, 1919, 1935 में सुधारों इनकी मांगों को प्रभावित हुए। ठीक है, ये 1919 मार्ले मिंटो सुधार, वो 1909 मार्ले मिंटो सुधार, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 में आता है। ठीक है, तो ये सब लगातार श्रृंखला सुधारों की देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि आगे इसमें इन लोगों का जो है वो दिखता है बातें कि इसको अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं मानने की बात होती है। ठीक है, आपने ये सब में अभी अच्छे से कराया है आप लोगों को, ये 1919 अधिनियम है, 1909 अधिनियम, 1935 अधिनियम, सब हमने अच्छे से कराया हुआ है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, और याद करने की सारी हमने ट्रिक भी बता दी है। सामाजिक राजनीति की जागरूकता की बात करें तो प्रेस, शिक्षा, राजनीतिक अधिकारों का महत्व को लोकप्रिय बनाया गया इसमें। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है, ड्रेन थ्योरी इस सिद्धांत का आर्थिक दास्ता को उजागर कर दिया। ठीक है, जो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो दादा भाई नौरोजी ने दिया, इससे समाज में क्या हुआ कि जो उनका आर्थिक शोषण था अंग्रेजों का, वो जाके समाज के प्रति उजागर होता है और युवाओं में विरोध की भावना इससे विकसित हो जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ समझ आ गई होंगी। अगर सीमाओं की बात कर लें, ठीक है, तो इनकी कुछ कमजोरियाँ या सीमाएं कह सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजों पर अत्यधिक भरोसा किया इन्होंने। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ही है कि अंग्रेजों पे अत्यधिक भरोसा करते थे, कहते थे यही हमारे सब कुछ है, माई बाप है, ये जो हमारे लिए करेंगे या भारतीयों के लिए करेंगे वो अच्छा करेंगे, ऐसा उनका बिलीफ सिस्टम था। राजनीतिक मांगों में अधिक नरमी देखने को मिली। ठीक है, जो राजनीतिक मैटर होते थे उसमें ये लोग अधिक नरमी से पेश आते थे, जिससे कि आप जो बोलो वही सही है। ठीक है, जनता की सीमित सहयोग देखने को मिला इसमें। तो देखिए, जब इसमें ऐसा होता है तो कुछ लोग होते हैं कि हाँ ये बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, मतलब सपोर्ट कम मिलेगा कहने का मतलब है। ठीक है, कई लोगों को लगा नहीं ये गलत है, हमें इन्हें के प्रति कड़ा से रुख अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इनको सीमित सहयोग देखने को मिलता है। कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं हुआ। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ा जन आंदोलन क्यों होगा जब आप जानते हैं कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, जो कहेंगे वो सही है, तो आंदोलन की तो कोई बात होती नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे कोई बड़ा आंदोलन देखने को नहीं मिलता है। गरीब व किसानों को आंदोलन से जोड़ने में असफल देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो गरीब होते हैं और किसान होते हैं वो आंदोलन से जुड़ने में जुड़ते ही नहीं हैं। ठीक है, बितानी अधिकारी इन्हें पॉलिटिकल
बेगर्स भी कहते हैं, ठीक है, जो ब्रिटेनी मतलब ब्रिटानी नहीं है, ब्रिटेनी, ठीक है, ब्रिटेन के अधिकारी जो है इन्हें पॉलिटिकल बेगर भी कहते हैं। किसे? नरमपंथियों को, ठीक है, जो भारतीय नेता थे नरमपंथी, उनको क्या कहते थे? पॉलिटिकल बेगर्स, यानी राजनीतिक भिखारी, हिंदी में कहते हैं राजनीतिक भिखारी, ठीक है। तो ये इनको राजनीतिक भिखारी भी कहते थे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी, फिर भी ये लोग क्या करते थे, हाँ जो हम कहेंगे ये हमारे अच्छा सोचते हैं, अच्छा कहेंगे, ठीक है, मतलब ये अपना खुद का मस्तिष्क यूज़ नहीं करते थे। मैं तो खुद हैरान हूँ कि कैसे इन्होंने ऐसा सोचने को मजबूर हुए। लेकिन एनीवे वो तो इतिहास की बात है, ना हम थे ना आप थे, बस जो किताबों में लिखा है वही हमें पता है, तो हमें सिर्फ अपने एग्जाम पास करना है, ठीक है। तो एनीवे चलते हैं। ये कमजोरियाँ 1905 के बाद फिर उग्रवाद यानी एक्सट्रीमिज्म का उदय का कारण बनती हैं, ठीक है। बाद में जो यही कमजोरियाँ हैं बाद में उग्रवाद का मतलब जो गर्मपंथी है उनका ये कारण बनती हैं। कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट घटनाएं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं देख लेते हैं। देखिए 1878 में क्या होता है? वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट होता है। 1833 में इल्बिट विल विवाद उत्पन्न होता है, आता है। 1835 में फिर INC का गठन हो जाता है और 1886 से लेकर 1905 में कांग्रेस की मांगें और रिजोल्यूशन जो बिल होते हैं वो पारित होते हैं। 1893 में ICS की परीक्षा भारत में कराए जाने की मांग उठती है, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, जो कि उस समय ब्रिटेन में हुआ करती थी, उसकी बात उठती है कि अब वो भारत में भी कराई जाए। 1897 में से 1900 में क्या होता है? प्लेग आंदोलन, दमनकारी जो नीति थी उनका होता है। उसके बाद 1903 से लेकर 1905 में बंगाल विभाद शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्रोनोलॉजी थी जो कि आपकी अन्य कई सारे एग्जाम में देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद जो इनका नरमपंथी है इनका अंत की बात कर लें, ठीक है। तो अंत इनका 1905 में हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बंगाल विभाजन के बाद में। और इसमें मैंने आप सोच रहे होंगे कि सर या भैया आपने इस तरह से बता दिया और फिर आप सिर्फ करा रहे हैं INC का ही, तो जो इम्पोर्टेंट है वही हम बता रहे हैं, ठीक है। अब विश्वास मानिए इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। आप चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, सबको आपके इसके आंसर इसी में मिलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है उदारवादी का अंत कैसे होता है कि 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन के बाद क्या होता है कि जनता के बीच विरोध तेज हो जाता है, नरम दल के तरीकों की आलोचना काफ़ी तीव्र हो जाती है और एक नया उग्रवादी नेतृत्व उभर आता है, जैसे तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ये लोग गर्म पंथी के नेता थे कह देंगे, ठीक है, मतलब तेज तर्रार गर्म पंथी के नेता कहलाए, ठीक है। इनको लाल, देखिए इनको लाल बाल और पाल भी कहते हैं, ठीक है, लाल बाल पाल भी कहते हैं। तो इस तरह से इनका अंत होता है और फिर उसके बाद क्या होता है? ये जो ये वाला ग्रुप है तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, लाल बाल पाल, इनका युग शुरू होता है और बीच में कई नेता थे। इसको हम अच्छे से करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। उसमें हम करेंगे 1905 से लेकर 1919 का जो एक्सट्रीमिज्म फेज था और रिवोल्यूशनरी फेज था उसको हम देखेंगे, ठीक है। और इसे मॉडरेट फेज का समाप्त हो जाता है यहीं पे और अगला चरण शुरू होता है जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज को देखा जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अच्छी लगी हुई तो देख लीजिए आपको क्या करना है और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हुआ ये आपका ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। बहुत सारी एक्टिविटी है जो यूट्यूब पर नहीं होती है लेकिन वहाँ पर आपको डेली देखने को मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।